आपातकाल के दौरान विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में बंद करने के बाद इंदिरा गांधी ने चुपके से संविधान की प्रस्तावना में बदलाव करते हुए उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ दिया था, जिसे हटाने के लिए काफी समय से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब वक्त आ गया है जब कांग्रेसी सरकार की काली छाया से संविधान आजाद होगा। वजह यह कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करने वाली है। शुरू में कोर्ट ने याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये शब्द संविधान की मूल भावना के मुताबिक है। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि वो 18 नवंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में विस्तार से याचिकाकर्ताओं की बात को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं में कहा गया कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए थे। तब इमरजेंसी लगी थी, विपक्ष के नेता जेल में थे, बिना किसी चर्चा के राजनीतिक कारणों से ये शब्द प्रस्तावना में डाल दिए गए। याचिकाकर्ता बलराम सिंह के वकील विष्णु जैन और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने यह भी कहा कि संविधान सभा ने काफी चर्चा के बाद ये तय किया था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं होगा। इस पर 2 जजेस की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष रहे? भारत में धर्मनिरपेक्षता फ्रांस से प्रचलित अवधारणा से अलग है। जब संविधान सभा की चर्चा चल रही थी तब वो एक विदेशी विचार के बारे में थी। भारत में धर्मनिरपेक्षता अलग रूप में है। सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का अभिन्न हिस्सा कह चुका है। इस पर तीसरे याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोर्ट को मामले को विस्तार से सुनना चाहिए। ये देखना चाहिए कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, लेकिन 1976 में उसे बदल दिया गया। इस संशोधन के बाद भी प्रस्तावना में यही लिखा है कि उसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। जजेस ने इस बात पर सहमति जताई कि पुरानी तारीख को बरकरार रखते हुए इस तरह की नई बातें जोड़ दिए जाने पर विचार की जरूरत है। सुनवाई के दौरान ये बात भी उठी कि समाजवाद एक किस्से की राजनीतिक विचारधारा है। हर पार्टी का नेता जनप्रतिनिधि बनने के बाद संविधान की शपथ लेता है। हर विचारधारा के व्यक्ति को समाजवादी होने की शपथ दिलाना गलत है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि समाजवाद को एक राजनीतिक विचारधारा की जगह इस तरह से भी देखा जा सकता है कि संविधान समाज के हर वर्ग को एक जैसे अधिकार देता है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें ट्रायल कोर्ट में हाजिर होने को कहा। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दर्ज मानहानि मामले में केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था। पूर्व सीएम ने इसे रद्द कराने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी दायर की थी और इस अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि हम हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं। एक याचिकाकर्ता हमारे पास आए थे और इसे खारिज कर दिया था। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि संजय सिंह की ओर से दिए गए बयान अलग थे, लेकिन बेंच ने इसे नहीं माना। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि केस में आरोप लगाया गया कि दोनों नेताओं ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से दोनों के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में समन जारी किया गया था। हाईकोर्ट में दोनों नेताओं ने दलील दी थी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर बयान नहीं दिया था। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया और इसके लिए उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने मार्च 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी से जारी की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अहमदाबाद की निचली अदालत ने केजरीवाल को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। समन के खिलाफ केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी और इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से आज उनकी याचिका खारिज हो गई। गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस दर्ज कराते हुए कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की। याचिका में कहा गया कि केजरीवाल और संजय सिंह ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। उनको पता है कि पीएम की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता ये कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली दोनों नेताओं की टिप्पणियां मानहानिकारक और संस्थान की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाती हैं। वकील अमित ने आगे बढ़ के गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। ये विश्वविद्यालय लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर विपक्षी दलों पर बढ़त बना ली है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के धागे सुलझने की जगह उलझते ही जा रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि कांग्रेस को अपनी बैठक तक रद्द करनी पड़ गई। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों का मामला इतना उलझा कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करने लगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के इरादे भी कुछ ऐसे ही हैं। दोनों में से कोई अपने दावों से हटने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल ये कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस से दूर होते हैं तो क्या वो बीजेपी के साथ आएंगे। वहीं कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि सीट शेयरिंग पर उद्धव ठाकरे के दबाव के आगे पार्टी नहीं झुकेगी। सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे के बयानों से उनके कदमों का इशारा मिल गया था। सूत्रों ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। संजय राउत ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इनके बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि जिस तरह से शिवसेना यूबीटी दबाव की रणनीति अपना रही है, उसे देखते हुए सीट आवंटन में देरी होगी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि शिवसेना ऐसी सीटें मांग रही है जहां मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और जहां कांग्रेस का उम्मीदवार 100% चुनकर आ सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट कहा कि हम ये सीट नहीं छोड़ेंगे और इन सीटों पर चर्चा अंत तक जारी रहेगी। लोकसभा में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और हम लेकर रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि एमवीए में महाराष्ट्र में करीब 20 से 25 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इनमें ज़्यादातर विदर्भ, मुंबई की सीटें हैं। शिवसेना यूबीटी विदर्भ की 3 सीटें चाहती है और इससे कम में तैयार ही नहीं। राज्य के नेताओं से नाराजगी की वजह से अब शिवसेना यूबीटी केंद्र के शीर्ष कांग्रेसी नेताओं से बातचीत कर रही है। सीट शेयरिंग पर जब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। हम लोग सब बैठकर फैसला कर लेंगे। कांग्रेस हाईकमान से बातचीत हो रही है। राज्य के कांग्रेस नेता हमारे दोस्त हैं। सीट शेयरिंग में सबको थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है। कांग्रेस का आलाकमान दिल्ली में बैठता है। महाराष्ट्र में एमवीए में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के साथ शरद पवार की एनसीपी एसपी शामिल है। इस गठबंधन का मुकाबला बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीएम रहते अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के नाम पर आलीशान बंगला बनवाया था। आज एक बार फिर वो चर्चा में हैं। वजह ये कि पीडब्ल्यूडी ने बंगले की इन्वेंट्री लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट को देखने से तुरंत ये बात समझ में आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल क्यों इस बंगले पर किसी की नजर नहीं पड़ने देना चाहते थे और क्यों बिना आवंटन के आतिशी मरलेना इस बंगले में अवैध रूप से घुस गई थीं। वो तो भला हो पीडब्ल्यूडी का, जिसने आतिशी मरलेना का सारा सामान बाहर कर दिया और फिर बंगले की इन्वेंट्री लिस्ट तैयार की गई। पता चला कि 10 लाख से अधिक कीमत के एक टॉयलेट सीट लगे थे जो अब गायब हैं। बात सिर्फ टॉयलेट सीट की नहीं, बंगले में 15 करोड़ के सैनिटरी फिटिंग लगे थे। 5 करोड़ से अधिक के पर्दे के पीछे केजरीवाल बैठा करते थे। ये वही केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित के आवास में लगे हुए 10 एसी की चर्चा करते हुए ये कहते थे कि इनका बिल कौन भरता है, हम और आप जैसे लोगों की जेब से ही इसका बिल जाता है। और अब उन्हीं केजरीवाल के बंगले से जो खबर बाहर आई उससे पता चलता है कि केजरीवाल ने अपने लिए देश के किसी भी राजनेता से ज्यादा भव्य और आलीशान महल बनवा लिया था, जिसमें 19,50,000 रुपए के स्मार्ट एलईडीज, टर्न टेबल डाउन लाइट्स, घर में बॉडी सेंसर, रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे लगे हुए थे। इनकी कीमत 4 करोड़ से लेकर 5 से 6 करोड़ रुपए लगाई गई। 10 लाख रुपए के रिक्लाइनर सोफा, स्मार्ट एलईडी टर्नेबल डाउन लाइट्स, 9 लाख रुपए का रसोई में ओवन, 36 लाख रुपए तक की लागत वाले सजावटी खंभे। इतना ही नहीं, इनमें और भी सामान का जिक्र किया है। इस मामले पर अब राज्यसभा सांसद ने ही अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 5 से 6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 9 लाख रुपए का फ्रिज, 4 लाख रुपए की मसाज वाली कुर्सी और ना जाने क्या क्या। जिस महापुरुष ने ये महल बनवाया उसी ने शीला दीक्षित के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था कि कौन भरता है इन सब का बिल, मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। पीडब्ल्यूडी की लिस्ट जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में
फुल्ली ऑटोमेटिक सेंसर वाली स्मार्ट टॉयलेट सीट सहित और भी कई सामान गायब है। इस मामले में आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों की सेवा करने आए हैं। अगर बीजेपी की केंद्र सरकार को सीएम आवास मुख्यमंत्री को नहीं देना है तो वो उन्हें मुबारक है। हम दिल्ली वालों के लिए सड़क पर रहकर भी काम कर लेंगे। हम जनता के दिलों में बसते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी गंदी राजनीति कर ले, वो हमें रोक नहीं पाएंगे। आतिशी, मरलेना और आम आदमी पार्टी भले ही कुछ कहे, लेकिन टॉयलेट की चोरी और अय्याशी के लिए जुटाए गए करोड़ों के सामान को देखकर दिल्ली की जनता चुपचाप तो नहीं बैठेगी। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के किए का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक शिवसेना यूबीटी के हर नेता के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी अक्सर होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों के ठीक पहले शिवसेना यूबीटी के एक नेता के सुर पीएम मोदी को लेकर बदले बदले दिखने लगे। चुनावी मौसम में सुर बदलने के मायने अलग हो जाते हैं और यही वजह है कि शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जैसे ही पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पड़े, महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई। शिवसेना यूबीटी की उपनेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से जब यह पूछा गया कि आज के दौर का सबसे ग्रेट पॉलिटिशियन कौन है, इसके जवाब में प्रियंका चतुर्वेदी ने जिस तरह से पीएम मोदी का नाम लिया, वो सुनकर उद्धव ठाकरे को जोर का झटका जरूर लगा होगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महान राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों से जुड़ने में माहिर हैं, खासकर युवाओं और महिलाओं से। प्रियंका चतुर्वेदी ने माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने एक बड़े वोट बैंक को कैसे प्रभावित किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी बताया कि बीजेपी के लगातार केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने में पीएम मोदी का अहम रोल रहा है। वे तीसरी बार पीएम बने, हालांकि पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। वो लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने पाले में लेकर आने में कामयाब रहे। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत में कई अहम जिम्मेदारियों को निभाया। पीएम मोदी में एक खास बात और है जो लोगों को उनसे जोड़ती है और इसी वजह से उन्हें बड़ा समर्थन मिल रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि बीते लोकसभा चुनावी नतीजों से ये कह सकते हैं कि वे कुछ पकड़ खो रहे हैं। हालांकि इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि वो बीजेपी को उस मकाम तक ले गए जहां वे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हो सकता है कि प्रियंका के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को उनका जवाब अच्छा न लगे। प्रियंका चतुर्वेदी के बदले मिजाज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का दौर शुरू हो गया। ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और कांग्रेस की करारी हार के बाद भी प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी और कांग्रेस को निशाने पर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विपक्षी सियासत में इन दिनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का चलन काफी बढ़ता दिख रहा है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने जब अखिलेश यादव को सीटें देने से इनकार कर दिया तो अखिलेश ने ये कहकर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे कि वो गठबंधन के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। वैसे भी अगर अखिलेश मैदान में उतरते तब भी समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती। केजरीवाल की पार्टी 89 में 88 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई तो उनके अंदर भी कुर्बानी देने की भावनाएं जोर मारने लगी और ये कहा गया कि इंडी गठबंधन के लिए कुर्बानी देते हुए आम आदमी पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब बारी कांग्रेस की है तो वो भी कुर्बानी देने के लिए बेताब है, लेकिन बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि कांग्रेस उनके लिए कोई कुर्बानी दे। असल में मामला यूपी विधानसभा उपचुनाव का है। 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें छोड़कर बाकी जगहों से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस इन सीटों से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। वजह करारी हार का डर है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी ही इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से उन सीटों की मांग की थी जहां बीजेपी को 2022 के चुनाव में हार मिली थी, लेकिन बात नहीं बन पाई तो कांग्रेस की तरफ से फूलपुर और
मंझवा सीट मांगी गई, लेकिन अखिलेश यादव ने इन दोनों ही सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। इन दोनों ही सीटों पर इंडी गठबंधन के लिए राह आसान नहीं है। यहां बीजेपी काफी मजबूत है। यही वजह है कि कांग्रेस अपने हिस्से की 2 सीटों को बदलवाना चाह रही थी, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो अपने हिस्से की दोनों सीटों को भी सपा को दे देगी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। अब उसकी निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि गाजियाबाद की खैर सीट पर उपचुनाव लड़कर वो हारे और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। साथ ही कांग्रेस गठबंधन के तहत त्याग का संदेश भी देना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसा हरियाणा चुनाव में सीट न मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। कांग्रेस के खाते में जो 2 सीटें गईं, वहां सपा की स्थिति भी ठीक नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद में बीजेपी को 61.37%, सपा को 18.25% और कांग्रेस को 4.81% वोट मिले थे। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने सीट को बड़े अंतर से जीता था। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में थी। यही हाल खैर विधानसभा सीट का रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अनूप प्रधान को इस सीट पर 55% से अधिक वोट मिले थे, जबकि आरएलडी को 16% से अधिक वोट मिले। यहां सपा और आरएलडी का संयुक्त प्रत्याशी मैदान में था। कांग्रेस को महज 0.6% वोट मिले थे। आंकड़ों के हिसाब से दोनों ही सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन के बावजूद कमजोर नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का मानना है कि चुनाव लड़कर हारने से बेहतर है न लड़कर सपा को समर्थन दिया जाए, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए जितने भी दांव दिल्ली में आजमा रही है, सारे के सारे दांव उल्टे पड़ते दिख रहे हैं। घोटालों के आरोपों में फंसे केजरीवाल और भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी आम आदमी पार्टी ने हाल ही में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया था, ताकि विधायक अपने इलाके की जनता से सीधा संवाद कर सके और बदले में चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट मिल सके। लेकिन इस कार्यक्रम का उल्टा ही असर देखने को मिल रहा है। कहीं विधायक को जनता खदेड़ रही है तो कहीं उसे जमकर खरी खोटी सुननी पड़ रही है। नतीजा यह है कि आम आदमी पार्टी के अधिकांश विधायक अपने अपने इलाकों में जाने से कतराने लगे हैं। अगर कोई जाता भी है तो उनके साथ लोग नहीं आते और उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी का आपका विधायक आपके द्वार प्रोग्राम को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि आपके विधायक जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अगर कोई हिम्मत करके लोगों के बीच जा भी रहा है तो उन्हें भारी जन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कल ही के मटिया महल के विधायक गुलाब सिंह की एक महिला ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सचदेवा ने कहा कि बीते 2-3 महीनों में विधायक सोमनाथ भारती के जनसंवाद के विरोध के वीडियो के अलावा विधायक प्रकाश जारवाल, दिनेश मोहनिया, पवन शर्मा, मानतुल्लाह खान, संजीव झा, अखिलेशपति त्रिपाठी, अब्दुल रहमान आदि के कई विवादित वीडियो सामने आते रहे हैं। ये प्रमाण है कि बाकी लोगों में आप और उसके विधायकों के प्रति कितनी नाराजगी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना आज आपका विधायक आपके द्वार प्रोग्राम के अंतर्गत अपनी कालकाजी विधानसभा में सुरक्षा के बीच पहुंची तो भी जनसमर्थन नहीं जुटा पाई। वे कालकाजी में इतनी अप्रिय हैं कि उनकी विधानसभा के तीनों वार्ड से 2022 में भी बीजेपी पार्षद जीते और लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कालकाजी में बुरी तरह से हार गया। इसके पहले दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला हाथ में चप्पल लिए विधायक को पीटने का प्रयास कर रही है। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महिला चिल्लाते हुए विधायक के करीब आती है, जबकि उनके आसपास कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि विधायक को यहाँ से दूर हटा दिया जाए। घटना के पीछे का कारण मटिया महल गाँव की खराब सड़कें हैं, जिनकी शिकायत पिछले काफ़ी समय से स्थानीय लोग कर रहे थे। विधायक गुलाब सिंह यादव के कार्यकाल में ये समस्या गंभीर बनी हुई है, जिससे क्षेत्र की जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछली घटनाएं और कथित लापरवाही इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि स्थानीय समस्या को नज़रअंदाज करने के कारण लोगों के मन में निराशा बढ़ रही है। महिला का चप्पल से हमला करना अपने हक की मांग करने का एक असामान्य लेकिन प्रतीकात्मक तरीका है। गुलाब सिंह यादव के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी उनके साथ विधानसभा क्षेत्र में पिटाई की घटना हो चुकी है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था।